हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। मुझे उम्मीद है आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। बच्चों आज है 17 मार्च 17 मार्च 2022। आपको पता है आज है होली। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वाला रंगों का त्योहार आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे रंग भर दे, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। लेकिन जिस प्रकार से देखते देखते होली आ चुकी है, उसी प्रकार से परीक्षाएं भी लगभग आ ही चुकी है। और अपने लिए तो रियलिटी वाला तो फेस्टिवल वही है, क्योंकि उसमें हमें अपना सामर्थ्य, अपना पावर दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन नज़दीक आती ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बन जाती है, चिंता का कारण भी बनी रहती है। चिंता या फिर आप देख लो सोचने के ऊपर मजबूर तो कर ही देती है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो आपकी तैयारी को लेकर ये मसला हो सकता है, तैयारी कम की हो आपने, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम में पेपर कैसा होगा, क्योंकि अच्छी तैयारी के बावजूद भी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते कि पेपर अच्छा ही हो। उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सभी बातों को ध्यान में रखना होता है स्ट्रेटेजी के साथ कि किस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को हमें हल करना है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सब बातों का जिक्र होगा जिनकी बदौलत हम आने वाली अपनी बोर्ड एग्जाम से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगी कि आपके पास करीब अभी 1 वीक होगा, 1 वीक के आसपास के या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास टाइम होगा। अभी देखो ऐसा है कि ऐसे टाइम में सबसे पहला सवाल जो अपने दिमाग में होता है ना, वो होता है कि इस वक्त क्या पढ़े जिसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। आप क्या करें, फटाफट एक सब्जेक्ट में ऐसा करने में आपको 5 मिनट लगेगा कि अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के सिलेबस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहले पार्ट्स में आप उन चैप्टर्स को रखें जिनका आपको करीब 80% या फिर मैक्सिमम पार्ट याद है। दूसरे वाले हिस्से में जैसे इसको बी बोल रहे, इसको ए बोल रहे, दूसरे वाले हिस्से में आप उन चैप्टर्स को रखें, उन चैप्टर्स को आप रखें जिनका आपको बहुत अच्छा तो याद नहीं है, लेकिन करीब 50% तक का हिस्सा उन चैप्टर्स का आपको याद है। ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो आधे के आसपास ही याद हो पाते हैं या फिर बिल्कुल अच्छे से याद नहीं हो पाते। एक ये कर ले। तीसरे वाला आप क्या करें, वो पार्ट बनाएं जिस पार्ट का ना आपका बिल्कुल 10 से 30% तक का ही हिस्सा कवर बहुत अच्छा याद नहीं है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पार्ट के जो भी 3-4 चैप्टर बचे हुए जो बिल्कुल ही कम याद हैं, उनको एक बार नज़रों के अंदर से ज़रूर निकाल लेना है। ऐसा करने में आपको एक सब्जेक्ट में करीब 1 घंटे के आसपास लग जाएगा। लेकिन ऐसे करने में एक बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप जब इन 3-4 चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, तो इसमें से आपको क्या होगा कि मैक्सिमम हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे में इस बात को लेकर बिल्कुल भी तनाव महसूस मत करना, दबाव में मत। आपको सिर्फ एक बार नज़रों के अंदर से निकाल लेना है। वो क्या काम आएगा, वो सारी बातें बिल्कुल आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ना यार। टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ठीक है। तनाव लोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, हेल्थ भी बिगड़ सकती है ब्लड प्रेशर के कारण। तो टेंशन मत लो, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लाइफ में कि खुश रहे बगैर, हैप्पी रहे बगैर मेहनत नहीं की जा सकती। और मेहनत करते भी हैं ज़ोर ज़बरदस्ती, तो उसका उतना फ्रूट हम नहीं ले पाते। इसलिए पहला काम तो ये करें कि खुश रहें, और खुश रहकर ही सारे के सारे काम को हमें निपटाना है, अच्छे तरीके से हल करना है। क्योंकि मेहनत अपने हाथ में है। वो भी जो अभी आगे बची है, जो पीछे तो छूट गई ना, वो छूट गई, उसको छोड़ो, आप जाने दो। लेकिन अभी आगे का क्या करना है, आगे हमें अच्छे तरीके से देखना है कि किस प्रकार से कुछ करना है, ठीक है। ज़िंदगी का यार इतनी सी तो ज़िंदगी, इसमें आप टेंशन करते बैठोगे, दबाव लेते बैठोगे तो काम कैसे चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जब अपन अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ के ऊपर हो तो क्या यार ज़िंदगी को ऐसे टेंशन में, दबाव में गुजार दिया तो ऐसा लगेगा तो यार फिर क्या मतलब निकला। चलो आगे चलते हैं। ये वाला हिस्सा कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले चले आना है उन चैप्टर्स के ऊपर जो आपको अच्छे तरीके से याद है, उनको अच्छे तरीके से और याद कर लेना है। ये वो चैप्टर्स है जिनमें हमें एक भी मार्क्स नहीं खोना। दूसरी चीज़, यही चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से करेंगे ताकि हमें इन चैप्टर्स की वाहवाही के रूप में इन वाले पार्ट्स में बोनस अंक दिलाने वाली एक मेंटेलिटी जो है एग्जामिनर की देखने को मिल सकती है। कैसे क्या होगा सब कुछ अच्छे तरीके से देखेंगे। ये वाला पढ़ने में आपको करीब 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इन चैप्टर्स को पढ़ने में आपको करीब 2 से 3 दिन लग जाएंगे,
बाकी बचे हुए जो भी दिन है, क्योंकि अच्छे तरीके से याद था, रिवीजन वगैरह किया, कुछ बातें जो भूल रहे थे वो अच्छे तरीके से देख ली, तो 2 से 3 दिन में ये आपका कवर हो जाएगा। अब आपको चले आना है इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर्स जो है वो इसी टाइप के मिलेंगे आपको। जो भी एवरेज बच्चे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे जो आइंस्टीन लेवल के हो, उन्होंने तो सब कुछ रट रखा होगा, उनकी अलग बात है, लेकिन हम ओवरऑल एवरेज बच्चों के हिसाब से जो है चीज़ों को देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर्स है जो कि आपको ठीक तरीके से याद नहीं है, लेकिन याद है भी, उनको अच्छा कर सकते हो आप चाहो तो, अब उनको आपको अच्छे तरीके से मैक्सिमम एफर्ट लगा देना है ज़्यादा टाइम के साथ। अभी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो अब कर लेंगे ना, 2-4 दिन 10 दिन में होता क्या है, ठीक है। ये वाला काम आपको सबसे पहले से करना है कि किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ना है, ये तो बात हो गई इस चीज़ को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि हम सीधे के सीधे चलते हैं करीब एग्ज़ाम वाले दिन। अच्छे तरीके से पढ़ लिया इन दिनों, टेंशन दबाव बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक तरीके से खुश होके चीज़ों को काम को करना है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम वाले, फर्स्ट एग्ज़ाम जिस दिन है आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम के करीब 2 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक तो आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है साथ साथ। उसके बाद 2 दिन के बाद आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसको अच्छे तरीके से पूरा एफर्ट उसी में आपको लगा देना है, इस बात को भी आपको याद रखें। अब एग्ज़ाम डे की बात करें तो टाइम के ऊपर सबसे पहले चीज़ तो सेंटर के ऊपर पहुंच जाए, रोल नंबर वगैरह चेक कर ले, वरना उसके बाद घबराहट आपको होने लगेगी, तो कुछ चीज़ आप भूल जाओगे, दिमाग कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। तो ओवरऑल जो भी आपको नॉर्मल गाइडलाइन होती है उसका तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। हम सीधे की सीधे चलते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। एग्ज़ाम हॉल की बात करें, हॉल के अंदर आपको वो टाइम होता है, कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी ही सेक्टर का आदमी हो, लेकिन घबराहट होती ही होती है। तो लॉन्ग ब्रीथिंग उस वक्त आप थोड़ी सी करें, माइंड को कंसंट्रेट करें कि जो होगा देखा जाएगा, क्वेश्चंस को मैं हल कर लूँगा, और हम कर लेंगे ना, अभी टेंशन मतलब ये बताएंगे आपको, काफ़ी अच्छे तरीके देखेंगे जिससे क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मिलती है, सावधानीपूर्वक उसकी एंट्रीज कंप्लीट कर ले, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, रोल नंबर वगैरह अच्छे तरीके से भर ले। हालांकि आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या भरना है, उसके बाद आप भरें। उसके बाद टाइम मिलता है, 2-3 मिनट मिल जाएंगे आपको, उसके बाद भी तो बैठे रहे, ठीक है, दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाले, टेंशन नहीं ले। पेपर मिल गया सर, क्या मिल गया, पेपर मिलेगा, अभी तो मिल थोड़े ना गए कि आप टेंशन में आ जाओ, ठीक है। पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे तरीके से चेक कर लेना, इसे पीछे से आगे से सभी तरह से कहीं फटा हुआ तो, क्योंकि यार कहीं आपका कोई भाई पहले से ही उसका जो मैटर है वो निकाल चुका, उसका निचोड़ निकाल चुका, और अभी आप उसका हल करने के लिए बैठोगे। हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे सर कि कहीं कोई बेईमानी नहीं हो, ठीक है, करेंगे अपने हिसाब। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर ठीक ठाक है, रोल नंबर वगैरह टाइप करें, और पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा इसलिए आप फास्टली 5 मिनट में सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एनालिसिस कर पाओगे क्या, नहीं कर सकते सर। अब एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या फील होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे आपको। ऐसी हालत में आपकी मेंटली स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी सर, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ एक को छोड़ के, जो हम थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं, 10-20 सेकंड सोचते हैं, तब जाके हमें समझ में आते हैं और करते हैं उसके बाद। अब आपको क्या करना है, करना ये है, पेपर को खोला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो भी है, पहले क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ो, अच्छे तरीके से 2 बार पढ़ोगे मैक्सिमम चांस है। छोटे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होते, छोटे वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चों को आ ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं भी आता है, दबाव मतलब अभी पेपर में बैठे ही तो है ना, 3 घंटे हैं, और इन 3 घंटों में हमें अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल के ऊपर रखना, बिल्कुल भी गिरने नहीं देना, क्योंकि ज़्यादातर बार क्या होता है, गिरे हुए कॉन्फिडेंस की वजह से हम क्या करते हैं, आत्मविश्वास की वजह से पेपर गलत कर बैठते हैं। कॉन्फिडेंस को हाई रखना है यार, क्या उखाड़ लेगा कोई अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 बार पढ़े अच्छे तरीके से, और उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है, अपने हिसाब से कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं लगाओ, जैसे कई बच्चे ANS लिखते हैं तो उसमें 3-4 बैंड वगैरह देके पता नहीं किस प्रकार से लिखते हैं, वैसी गलती भी नहीं करें। सिंपल या तो एक तरीका है, हिंदी मीडियम के अंदर आप हो तो पहली लाइन में आप प्रश्न नंबर 1 और उसके नीचे वाली लाइन में उत्तर लगा दो, या तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट उत्तर नंबर 1 लगा के लाइन स्टार्ट कर दो, तो कोई सा भी तरीका आपको ठीक लगे वो आप कर लो। उसके बाद हो सकता है छोटे वाले क्वेश्चंस में आपको कोई 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ ले, या फिर कोई साइंटिस्ट का नाम पूछ ले, या फिर कोई भी जैसे वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। यदि कोई डेफिनेशन आपको पूछी है तो सबसे पहले उसकी हेडिंग आप ज़रूर लिखें, जैसे कि आपको पूछ लिया कि DNA रेप्लिकेशन क्या होती है,
डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले आप जो भी हो रहे हैं, जो भी आपकी हेडिंग हो वो आप अच्छे तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे तरीके से डाल लें। हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में, दोनों ही बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। और उसके बाद या तो इसी लाइन के आगे से या फिर हो सके तो नीचे वाली लाइन से, जो भी आपको ठीक लगे। छोटे वाले क्वेश्चंस में तो आप हो सकता है उसी लाइन से, यानी हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, इसी लाइन से क्वेश्चन छोटा है तो स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर चिन्ह आप जरूर लगाइए, जैसे पूर्ण विराम का चिन्ह है, इंग्लिश में है तो पॉइंट वगैरह जो है सेंटेंस खत्म होने का, वो सब कुछ ध्यान रख के करें, क्योंकि आपको जो टाइम मिलता है वो आपके पेपर के हिसाब से ही मिलता है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एवरेज स्पीड से काम करेंगे तो पूरे पेपर को हल कर लेंगे, टाइम की कोई कमी हमारे पास नहीं आने वाली, इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए एवरेज स्पीड रखें जिसमें अच्छी हैंड राइटिंग के साथ काम हो सके, ना फास्ट ना स्लो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपने किया, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आना है। सेकंड वाले क्वेश्चंस को भी 2 बार पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंत में नहीं लिखा होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इस प्रकार से, और हम सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़े बगैर पहले वाला चूज करके क्वेश्चंस को गलत कर बैठते, उसके बाद बहुत बड़ा पछतावा होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़े। उसी प्रकार से यदि वैज्ञानिक का नाम है तो डायरेक्टली आप नाम नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप नाम नहीं लिखोगे। जैसे पूछ लिया कि जो न्यूक्लियस होता है कोशिका का, उसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो आप ऐसे नहीं कि रॉबर्ट ब्राउन लिख रहे हो, जहाँ तक हो सके पूरा उसको लिखो कि कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक जैव वैज्ञानिक ने की थी। और उसके बाद आप जो भी साइंटिस्ट का नाम था उसको सिंगल लाइन से उसको अंडरलाइन कर दे, ठीक है। डबल से या फिर अपने हिसाब से डिजाइनिंग आपको नहीं करनी है। कई बच्चे खास तौर पे कुछ जो लड़कियां होती हैं वो ऐसा करती हैं ना, सिंगल लाइन भी आपको हल्की सी इसलिए खींचनी है जिससे कि उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। जितना अच्छा हम काम करेंगे, जितना सुविधाजनक काम कॉपी चेक करने वाले को करके देंगे, उतने ही मैक्सिमम मार्क्स हमारी कॉपी में आने के चांस रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इन कुछ छोटी छोटी बातों का तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। हेडिंग वाला क्वेश्चन हो तो हेडिंग लगा दे, अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख दें। क्वेश्चंस की साइज ना तो बहुत, ठीक है, कहने का मतलब जो आपके लेटर्स है अक्षर की साइज है उनको ना तो बहुत बड़ा लिखे ना ही बहुत छोटा लिखे, एवरेज यानी आधी लाइन से थोड़ा सा बड़ा रहे, ऐसी साइज आप बना के रखें। कई बच्चे बिल्कुल तिरछा लिखते हैं, तिरछा भी नहीं लिखे, जहाँ तक हो सके सीधा लिखे, क्योंकि तिरछे का मतलब तो लेटिनीकरण होता है, ठीक है, तो वैसा नहीं करें। यानी ओवरऑल हैंड राइटिंग जो है ठीक ठाक हो, ऐसा काम आपको करना है, ओके। दूसरी चीज, अब जो भी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चंस वैसे कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें कितना लिखना है, वो हम डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस का मार्क्स कितना है, कितने के नंबर का मार्क्स है, ठीक है, कितने नंबर के इसके मार्क्स है। जैसे आपको पूछ लिया कि मानव में श्वसन तंत्र के बारे में बताओ, ठीक है, श्वसन के बारे में आपको पूछ लिया, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया। अब यही वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप श्वसन के बारे में थोड़ी सी उसकी हेडिंग वगैरह है, किसके द्वारा क्या होता है वो लिख के छोड़ दोगे। लेकिन यही श्वसन का क्वेश्चन यदि 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो फिर इतने से काम नहीं चलना। उसके बाद आपको सबसे पहले श्वसन तंत्र होता क्या है, किन किन अंगों की वजह से होता है, इस प्रक्रिया का लाभ क्या है, हम ऐसा करते क्यों है। उसके बाद इसकी क्रियाविधि को एक डायग्राम के रूप में समझाना है, ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट। उसके बाद श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना, तो सारी चीज़ें बनानी है, कार्य वगैरह सब कुछ लिखने हैं। क्वेश्चंस के मार्क्स के हिसाब से देख ले, याद रखें जो भी डायग्राम आता तो डायग्राम आएगा, तो डायग्राम की साइज होनी चाहिए आपकी करीब जो आधा पेज है, आधे पेज के आसपास, आधे पेज से थोड़ा सा कम हो। यदि कोई भी नॉर्मल डायग्राम है तो आधे पेज के आसपास उसकी साइज। जैसे कोई भी ये डायग्राम है, बनाने के बाद स्केल से उसकी लाइनिंग करते हैं अपन, जो भी पार्ट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, लाइनें बिल्कुल एक सीध में हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी आपका डायग्राम है उसका नीचे उसका नाम लिखना है। क्या लिखना है उसका, सिंगल लाइन से उसका क्या कर देना है, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर भी आप जैसे कई बच्चे छोटे बच्चे लिखते हैं वो तो कि चित्र पॉइंट वगैरह वो सब कुछ नहीं लिखना, आपको नॉर्मल नोमेनक्लेचर सादा सिंपल चित्र बनाना है जिसमें अंदर तक के ऑर्गन्स को अपन अच्छे तरीके से देख सके। यहाँ पे हमें डिजाइनिंग का, कलर्स का, डार्कनेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है सामान्यतः। इसी बातों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब ये तो बात हो गई कि काम को किस प्रकार से करना है, लेकिन पेपर में जैसे आपने देखा छोटे वाले क्वेश्चंस आए, छोटे वाले क्वेश्चंस आपने हल किए,
हो सकता है 10 में से 8 क्वेश्चन आपने हल कर लिए, 7 क्वेश्चन हल कर लिए, बचे हुए 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में यदि कोई डेफिनेशन है, जैसे आपको ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है, जैसे आपको ऑक्सीकरण के बारे में पूछा है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण के बारे में पूछा तो आपको जैसे वर्ड से ऑक्सीजन वगैरह कुछ आप बना के थोड़ा बहुत कुछ लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के रिगार्डिंग ये होती है, तो आप कोशिश करें। अन्यथा यदि किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा है, कोई वैज्ञानिक नाम पूछा है, ऐसे में आप क्या करें, यहाँ पे तुक्का वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करें। बात करते कि अब 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपने बड़े 3-3 नंबर के या 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही था, उतना सिलेबस आपने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला था इसको एक बार आपको देख कर चलना है अच्छे तरीके से। अब ये वाली चीज़ हमारे काम आएगी। जैसे आपको मानव हार्ट की जो प्रोसीजर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगी तो आपको याद नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है, लिखना पड़ेगा, अभी छूटने के लिए जा रहा है। किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है? ह्यूमन हार्ट, या फिर कहीं ना कहीं रक्त या ब्लड सर्कुलेशन का क्वेश्चन हो, कोई कैसा भी आप मान लो, लेकिन आपको याद नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ किस प्रकार से काम करना है। सभी क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आ रहे बच्चों ध्यान से सुन लो, उसी प्रकार से काम करना है। मैक्सिमम मार्क्स हम ले लेंगे, नहीं आते सातिर भी। कैसे? सबसे पहले आराम से 2 मिनट सोचिए किस चीज़ की, बॉडी के या फिर कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्ट का, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर समझ में आया कि ह्यूमन हार्ट का क्वेश्चन है, यानी मानव के हृदय की बात होगी। फिर थोड़ा सा सोचे कि यार हृदय करता क्या है, पता चल जाएगा कि यार हृदय का जहाँ पे भी रिलेशन देखा ब्लड के साथ देखा, ब्लड को ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है, पहुँचाता है। तो आप क्या करें, चीज़ों को सोच सोच के सबसे पहले चीज़ पॉइंट बना के एक एक चीज़ों को, या फिर इसके कुछ साइड की चीज़ें होती है। जैसे ह्यूमन हार्ट के बारे में तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको रक्त के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी है कि रक्त में ये जो पार्टिकल्स हैं, कणे हैं, वो पाए जाते हैं। तो आप पहले क्या करें कि ह्यूमन हार्ट से ब्लड के ऊपर थोड़ा बहुत आने की कोशिश करें। टॉपिक को एक तरीके से स्मार्टनेस के तरीके से ब्लड के ऊपर आने की कोशिश करें कि जो मानव हृदय है वो रक्त के परिसंचरण के लिए, या रक्त के कहने का मतलब सर्कुलेशन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसके द्वारा चीज़ों का या फिर जो भी हानिकारक या लाभदायक चीज़ें हैं, ठीक है, उत्सर्जन वाली चीज़ें भी हो सकती है कुछ, तो सभी चीज़ों का परिवहन होता है। अब यहाँ पर आपने रक्त का थोड़ा बहुत वर्णन किया, डिस्क्रिप्शन किया आपने कि जो कहने का मतलब क्या करना था आपको कि ब्लड का, खून का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, परिसंचरण किया जा रहा है। अब आप आ सकते हो कि मानव जो रक्त है, डायरेक्ट लक्ष्य लगा सकते हो आपकी मानव रक्त का या फिर ब्लड का वर्गीकरण वगैरह, और सारी की सारी चीज़ें जो आप ब्लड की है वो आप लिख दो यहाँ पे, क्योंकि कुछ न लिखने से तो अच्छा है लिखना। और हम तो चीज़ें लिख रहे हैं उसके रिलेटेड ही लिख रहे हैं, हमने टॉपिक को यहाँ पर पहुँचाया है, खुद पहुँचाया है, मन मर्जी से थोड़ी लिख रहे हैं। ये काम आपको करना ही करना है। उसके बाद डायग्राम ऐसी चीज़ है, एक बार देख ले तो थोड़ा बहुत तो सर दिमाग में उसकी फ़ोटोकॉपी रहेगी, कोशिश करें मैक्सिमम बनाने की। ये सब करने में आपको आधा पेज के आसपास बढ़ जाएगा। फिर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप बना ही लो, जैसा भी आता है 2, 3, 4 नाम आपको याद है लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा बहुत डायग्राम बनाया है खुद ने, नाम लिखे हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी तो अपन कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन भी तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये वाला ऑर्गन जो है मानव हृदय है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर वाले 2 के ये नाम है, नीचे वाले 2 के ये नाम है। तो जितना भी 2-2, 3-3 लाइन भी आप लिख पा रहे हैं अपने हिसाब से लिख दे। ऐसा करते करते 1.5 पेज भर जाएंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 पेज आपने भर दिए, आपको आता कुछ नहीं था, आता कुछ नहीं था। और भी मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि पूरी बातों को वीडियो में तो अपन इंक्लूड कर नहीं सकते अपने हिसाब से, लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैंने बोला है कि क्वेश्चंस ये वाला नहीं आ रहा तो इसके रिलेटेड चीज़ें, इसके इर्द गिर्द की, यानी मैक्सिमम चीज़ें इसके बिल्कुल टच वाले ही आपको लिखते जाना है, जहाँ पे हार्ट का भी कहीं ना कहीं रोल हो ही हो, तब तो चल जाएगा। लेकिन आपको पूछा तो है कि मानव हार्ट क्या है, और आप पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हो, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, जल के, वाटर के पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हो, अपनी मनी मर्जी से आप कहानियां बना रहे हो, तो बेटा जितने क्वेश्चन अच्छे तरीके से किए थे अटेम्प्ट, उनमें और नुकसान हो सकता है। बाकी शुरुआती क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे उनको अच्छे तरीके से आपने कर लिया, अच्छे तरीके से लाइनिंग वगैरह करके अच्छे तरीके से किया है। तो अभी हमने हार्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अपने हिसाब से भी किया है, तो एग्जामिनर जो है वो सोचेगा कि यार इतनी तो होती है, इतनी गलती तो, इतना तो कहने का मतलब वीकनेस होती है। तो आपके 4 में से 2.5 नंबर का तो बन रहा है, आपने जो खुद किया है उसी के अनुसार, इतना तो 2.5 नंबर का तो किए, आधे नंबर का आपने डायग्राम बना दिया, फिर
बाकी चीज़ें भी की है, और आधा नंबर वो सोचेगी कि यार और दे दो। हो सकता है ऐसा, लेकिन कम से कम 2.5 नंबर तो आए रहे, बाकी 3 नंबर तक ये आंकड़ा आराम से पहुंच सकता है। सर 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर आप ले रहे हो, उन क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहे, और क्या चाहिए। बहरहाल सबसे पहली चीज़ है कि सभी प्रकार के टाइप्स जो अपन ने बताई किस प्रकार से काम को करना है, किस प्रकार से पढ़ना, उनकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए। एक प्रैक्टिस सेट सभी सब्जेक्ट का लगा के जाए। प्रैक्टिस सेट का मतलब ऐसे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर किस प्रकार से लिखना है उसकी प्रैक्टिस करके जाए। ओके, मस्त रहे, पढ़ते रहे, टेंशन ना ले। कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी भी फास्टली आप कमेंट करें।